अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ, आज हम लोगों का इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 है। चैप्टर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्टर्स का चैप्टर है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, तो प्लीज़ किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने कंफ्यूज नहीं करना। जहाँ पर कोई भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो आपने साथ से क्लियर कर लेनी है। अच्छा, कल हमने प्रोसेस देखा ही कि डायरेक्टर्स के इलेक्शंस का, और हमने कहा कि ये जो डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहा है ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का इलेक्शन है। ठीक है, ये किसका इलेक्शन हो रहा है? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का इलेक्शन। आज उसी बात को थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के, कितनी तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो डायरेक्टर्स आपके किसी भी कंपनी में हैं, इसमें से कुछ हमने पढ़ लिए हैं, कुछ अभी हम पढ़ रहे हैं। एक तो आपके होते रही फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो टिल फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ये लोग डायरेक्टर्स रहते हैं, और इनको कौन बनाता है? ये डिसाइड किए जाते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम की तरफ से। ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो इनको क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता इनका, इनको डिसाइड किया जाता है कि हम 7 लोग या 8 लोग सब्सक्राइबर्स हैं, इनमें से 5 लोग बन जाते हैं या 7-8 सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड किया जाता है फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्टर्स, फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। ठीक है, ये फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। देन जी एक टर्म आती है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। सब्सिक्वेंट से मुराद है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स के बाद जो बनते हैं, जो डायरेक्टर्स बनते हैं उनको सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स बोला जाता है। इनका इलेक्शन कब होता है? इनका इलेक्शन एजीएम के टाइम पे होता है, एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पे होता है। ठीक है जी, इनका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है। ठीक है, और ये जो हमने प्रोसेस कल पढ़ा है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का, हमें पता है कि हमने ये पढ़ा है फॉर कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। जिन कंपनी का शेयर कैपिटल हो, चाहे सिर्फ शेयर कैपिटल हो, चाहे गारंटी प्लस शेयर कैपिटल हो। ठीक है, मतलब है कि अगर शेयर्स हैं कंपनी के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए ये वाला प्रोसेस फॉलो होना है जो हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, जो हमने कल स्टडी किया सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का। लेकिन अगर कोई कंपनी है सिर्फ गारंटी लिमिटेड है, शेयर्स हैं ही नहीं, तमाम मेंबर्स की एक ही उनकी वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो उनका प्रोसेस क्या होगा इलेक्शन का वो हमें नहीं पता, ना हमारे सिलेबस में है, क्योंकि उनका प्रोसेस उनके रेलेवेंट कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर लिखा होता है। अब पता नहीं किस कंपनी ने किस तरह का अपना प्रोसेस लिखा हो, कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं स्टडी कर रहे। लॉ के अंदर मौजूद ही नहीं है। लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कि एक ऐसी कंपनी, गारंटी लिमिटेड कंपनी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, क्योंकि एक इस दो ही तरह की कंपनीज होती है ना, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, तो अगर तो आपके शेयर्स मौजूद हैं, चाहे गारंटी प्लस शेयर्स हैं, फिर तो आपने सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स वाला ये जो प्रोसेस हमने कल पढ़ा है उसी को ही फॉलो करना है। लेकिन इफ यू आर अ गारंटी लिमिटेड विदाउट एनी शेयर कैपिटल, बिकॉज यू डोंट हैव एनी शेयर कैपिटल, यू कैन नॉट फॉलो दिस प्रोसेस। सही है, जो हमने कल पढ़ा है, तो उसका आपका अपने आर्टिकल्स में मौजूद होगा। तो भाईजान ये जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स है 3 साल के लिए होते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी जिनका शेयर कैपिटल है ही नहीं, उनके आर्टिकल्स में अपना तरीका लिखा होगा, और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, डायरेक्टर्स की टर्म है, सही है, वो 3 साल से कम भी हो सकती है। लेकिन शेयर कैपिटल वाली कंपनीज की मिनिमम 3 साल है, अनलेस पहले कोई छोड़ जाए। तो अगर कोई पहले छोड़ जाए, रिजाइन कर जाए, या आप उसको निकाल दें किसी वजह से, उसको कहा जाता है जी कैजुअल वैकेंसी। क्या बोला जाता है? कैजुअल वैकेंसी। ये भी एक डायरेक्टर्स की टाइप बन जाती है कि भाई डायरेक्टर्स मौजूद थे, लेकिन फॉर एग्जांपल डेथ हो गई किसी की, या लेट से कोई रिज़ाइन कर गया, या आपने निकाल दिया है कंपनी ने उसको। ठीक है, वो कंपनी का निकालती कैसे है वो इंशाल्लाह कल से हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि रिमूव किस तरह किया जाता है डायरेक्टर्स को। ठीक है, लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई तो अब उसकी जगह पर भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो भी एक डायरेक्टर्स की टाइप है। ठीक है, उसमें केस में भी इलेक्शन नहीं होता। अगेन सही है, इलेक्शन इधर हो रहा है फिलहाल सब्सिक्वेंट। अच्छा, फिर कोई एक और टाइप है जी, उसमें क्या होता है कि उसको हम कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, जो हम आज पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं जी? नॉमिनी डायरेक्टर्स। नॉमिनी डायरेक्टर से मुराद क्या है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर किसी गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या किसी गवर्नमेंट बॉडी के कोई शेयर्स हैं,
ठीक है, या आपने अपने किसी क्रेडिटर या लेंडर के साथ इस तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स बनाई हुई हैं कि भाईजान आप हमारे बोर्ड के ऊपर अपना कोई बंदा अपॉइंट कर दे ताकि मामला वो भी देख सके कि आपके खिलाफ नहीं जा रहे, ये बल्कि आप तो नहीं उसको कह रहे होते, वो आपको कह रहे होते यार हमें हमारा एक बंदा रखें, ठीक है, जो देख रहा हो, वो आपकी कंपनी के अफेयर्स में वो मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन हाँ जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट हिट हो रहा होगा वहाँ पर करेगा, वो फिर नॉमिनेट किया जाता है। तो इस केस में भी इलेक्शंस नहीं होते, इस केस में भी इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है। एक और टाइप है जी वो जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो उसको इधर ही लिख लेते हैं इसके पास, वो क्या है जी, फ्रेश इलेक्शन। फ्रेश इलेक्शन से मुराद क्या है जी, किसी शेयर होल्डर को लगा कि भाई मेरे पास इतने के शेयर्स आ चुके हैं कि अगर इलेक्शन हो तो मैं भी जीत सकता हूं, तो उसको भी कंपनीज एक्ट 2017 ये इख्तियार देता है कि कंपनी को नोटिस भेजे, पढ़ लेंगे जब आएगा, ठीक है, वो भी कंपनी को नोटिस भेजता है, वो कहता है कि भाईजान मैंने भी इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि टोटल 10 डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं कंपनी ने, या मतलब एक नंबर फिक्स किया हुआ है 10 डायरेक्टर्स का, ठीक है। अब एक बंदे के पास मतलब मिनिमम कितने शेयर्स हों तो वो डायरेक्टर बन सकता है, बताएं ज़रा कि अगर इतने % शेयर्स मेरे पास हों तो मैं डायरेक्टर तो बन सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। देखें, उसके पास अगर 10% शेयर्स होंगे तो वो डायरेक्टर बनने का अहल है, सही है। फॉर एग्जाम्पल बाकी 9 लोगों को हो सकता है, किसी को हम अज्यूम करते हैं कि सबको 10% ही मिलने हैं, ठीक है, तो फिर भी इसकी बारी आ जाएगी क्योंकि ये भी उसके बराबर है। लेकिन लेट से अगर किसी को 12% मिल गए, किसी को 11 मिल गए, तो भाई किसी को तो फिर 10 से कम मिले होंगे ना, 100% ही होता है ना टोटल, तो इसकी बारी तो फिर भी आ जाएगी, क्योंकि हमने कहा टॉप वाले जो लोग होते हैं वो इलेक्शन में वो विन करते हैं। मिसाल के तौर पर 10 डायरेक्टर्स इलेक्ट करने थे, 15 बंदे खड़े हो गए। अब मेरे पास अगर 10% शेयर्स हैं, मुझे अगर कोई भी और शख्स वोट ना दे फिर भी 10% शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर लेट से बाकी 9 लोग भी 10 से ले जाएं तो फिर 15 में से 10 लोग सीधे उधर भी इलेक्ट हो गए। लेकिन लेट से किसी को 15% है, किसी को 20%, मेरी बारी फिर भी आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि मैं टॉप 10 के अंदर तो फिर भी आ जाऊंगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, ठीक है। तो ये भी खैर पढ़ लेंगे। तो अगर किसी के पास फ्रेश मतलब शेयर्स आ जाए इतने कि वो कहे यार मैं इस अहल हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ के डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, तो उसके लिए भी कंपनीज एक्ट ने एक तरीकाकार मुख्तस किया हुआ है। तो भाईजान ये कितने हो गए, 5 किस्म के डायरेक्टर्स, बस ये 5 ही किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। पहला कौन है, फर्स्ट डायरेक्टर। जब भी कंपनी बनेगी तो बनते साथ ही इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन देते हुए ही सब्सक्राइबर्स ने कुछ बंदों के नाम देने होते हैं कि ये डायरेक्टर्स हैं और ये सब्सक्राइबर हैं, ये फर्स्ट डायरेक्टर्स कहलाते हैं। ये टिल फर्स्ट AGM इनकी जो टर्म है वो होती है, अनलेस ये छोड़ के चले जाएं अलग बात है। फिर एक होता है जी आपका फ्रेश इलेक्शंस। ये जब भी किसी भी बंदे के पास इतने शेयर्स आ जाए, रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग आ जाए, कानून के अंदर रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग का वर्ड यूज हुआ है, परसेंटेज नहीं बताई गई, क्योंकि किसी कंपनी के अंदर 3 हो सकता है डायरेक्टर हो, किसी में 10 हो, किसी में 15 हो, तो परसेंटेज नहीं ना बता सकते कि इतने % आपके पास आ जाए। उसने कहा रिक्वायर्ड मतलब है कि जितने मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर किसी बंदे के पास उतने आ जाए वो कंपनी को नोटिस दे के इलेक्शन लड़वा सकता है। और अगर मतलब जाहिर है वो अपने आप को वोट डालेगा, कम से कम खुद ही वोट डाल दे तो वो जीत जाएगा। देन सब्सिक्वेंट से मुराद क्या है कि फर्स्ट के बाद जो भी डायरेक्टर्स हैं, ये मतलब इसको तो अलग से कर दिया ना, ये जो अलग अलग लिखती हैं इनके अलावा जो आम तौर पे AGM के ऊपर होते हैं, देखें इनको सब्सिक्वेंट नहीं होते, तो ये भी सब्सिक्वेंट ही है ना, बाद में हो रहे हैं, लेकिन टेक्निकली क्योंकि इनका नाम अलग अलग से बता दिया गया है कि यार अगर इस तरह का सब्सिक्वेंट है तो फ्रेश है, अगर इस तरह का सब्सिक्वेंट है तो कैजुअल है, इस तरह का तो नॉमिनी है, ठीक है। तो भाई सब्सिक्वेंट डायरेक्टर से मुराद यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लिया जा रहा है, जो AGM के ऊपर इलेक्ट होते हैं, जिनका हमने कल सारा प्रोसेस पढ़ लिया हुआ है, और आज हम बाकी के ये चीज़ें पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बात आई है कोई समझ, कोई पल्ले पाइए कल या नहीं। आज नॉमिनी डायरेक्टर्स नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 164 एंड 165 है जी कंपनीज एक्ट 2017 का, वो नॉमिनी डायरेक्टर्स के ऊपर बात करता है। बात करने से पहले थोड़ा सा अगर मैं वैसे ही समझा दूं तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, होपफुली इधर से चलो लिखा ही हुआ है। नॉमिनी डायरेक्टर्स जो होते हैं भाईजान, जाहिर है इनको किसी ना किसी ने नॉमिनेट किया है, ठीक है। 2 तरह के लोग होते हैं जो नॉमिनेट कर सकते हैं। एक होता है जी क्रेडिटर्स। कौन है, क्रेडिटर्स। ज़रा पीछे जाएं, कल हम पढ़ रहे थे परसों कि भाई एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी क्या है डायरेक्टर्स की। उसमें हमने कहा था कि डायरेक्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर, वो क्या होता है, इन एलिजिबल है। उसकी एक्सेप्शंस के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी, हमने पहले नंबर पे पढ़ा था अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर हु इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन,
ठीक है। मतलब कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह है उसको आप कर रहे हैं, वो इधर आ जाएगा, वो भी नॉमिनी में। फिर हमने होल डायरेक्टर को छोड़ दें, सीईओ छोड़ दें, एंड वाला देखें, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट, क्रेडिटर या और कोई स्पेशल इंटरेस्ट। स्पेशल इंटरेस्ट से मुराद है कि भाई वो क्रेडिटर नहीं भी है, लेट से आपका सप्लायर है, बहुत बड़ा सप्लायर है, ठीक है, सोल सप्लायर है, कोई मेजर सप्लायर है, उस वो हो सकता है आप लेट से उससे उधार पे भी नहीं लेते चीज़ें, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, मतलब उसको क्रेडिटर से अलग करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप फिर भी उसने कहा कि भाई मैं इतना बड़ा सप्लायर हूँ, मेरा मौजूद होना वहाँ पर ज़रूरी है। या कस्टमर है आपका कोई बहुत बड़ा, उसने कहा कि यार आप कहीं मेरे खिलाफ ना फैसले कर रहे हो, क्योंकि मैं ही मेन आपका कस्टमर 25-30-40% में आपसे चीज़ें लेता हूँ, या 70-80% जितनी भी है, तो आप कहीं मतलब मेरा भी मौजूद होना उसके अंदर, डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर लाजमी है कि आप कहीं मेरे खिलाफ ना कोई फैसला कर रहे हो। और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो जाए, मतलब कंपनी भी मान जाए, वो भी मान जाए, जाहिर है धक्के से तो नहीं ना कोई आ कहेगा ये कुंडा खोलो मैं अंदर आना है, तो इस तरह तो नहीं होगा। अगर दोनों लोग, दोनों पार्टीज एग्री कर जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक इसमें कोई मसला नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो भाई फिर वो भी डायरेक्टर कहलाएगा। बात आई है समझ? तो क्रेडिटर्स भी नॉमिनेट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स और स्पेशल इंटरेस्ट लिख देते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट की समझ आ गई ना, किसी भी तरह का कोई और बंदा जिसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट कर दी है कि भाई आपने बेशक शेयर्स हमें नहीं शेयर्स नहीं परचेज किए हुए, लेकिन आपके साथ हमारी इस तरह की अरेंजमेंट है कि आप अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर किया जा सके। और दूसरी तरफ आपकी आ जाती है जी कोई कंपनी होगी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आपको पता ही है डेफिनेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इनका कोई इदारा वगैरह, ठीक है। मतलब है कि ये लोग भी नॉमिनेट कर सकते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, और ये भी कर सकता है। अब इनको अलग करने का मकसद ये है कि दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं या दोनों के लिए जो गाइडलाइंस हैं कंपनीज एक्ट की, वो थोड़ी डिफरेंट है। इनको सेम नहीं रखा जा सकता, सेम नहीं रखा जा सकता। वो क्यों नहीं रखा जा सकता अभी पढ़ लेते हैं। पहले आ रहे हैं जी नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर्स। अच्छा, इसकी हेडिंग कर लें, नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर्स और स्पेशल इंटरेस्ट, मतलब ये भी आगे लिख लें क्योंकि सिर्फ क्रेडिटर्स नहीं है ना। पहली लाइन को ज़रा, पहले वर्ड को अंडरलाइन कर लें यहाँ पे, बड़े गौर से समझ। भाई ये बात टेक्निकल है, पेपर में इतनी बारीक चीज़ ही आती है, ठीक है। ये दोनों सेम बातें नहीं हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स इसके भी इसके भी, लेकिन सेम नहीं है चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, समझना बड़े गौर से। उसने कहा कि भाई नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर्स और स्पेशल इंटरेस्ट में, इन एडिशन टू डायरेक्टर्स इलेक्टेड, इन एडिशन टू डायरेक्टर्स इलेक्टेड, मतलब है कि जिन डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है उनके अलावा ये बंदे होते हैं, ये वाले। तो अगर मैं कहूं कि ये लोग इलेक्ट नहीं होते तो ये बात जायज़ है, बिल्कुल ये वाली बात जायज़ है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स का जो नंबर फिक्स होता है उसमें भी ये लोग शामिल नहीं होते, तो क्या ये भी बात जायज़ है? ये देखिए इधर लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये हमने इसमें से निकाल ली है बात बड़े गौर से समझनी है। हमें पता है कि जब आपने सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवाना हो तो आपने क्या करना होता है, फिक्स करना होता है नंबर कि भाईजान अगले इलेक्शन में 7 बंदे डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, ये फिक्स किया जाता है ना। तो हमने पढ़ा था एजीएम से कम 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स जो अभी मौजूद हैं वही बताएंगे कि भाई अगले इलेक्शन में इतने डायरेक्टर्स होंगे। बात आइए समझिए, नंबर को फिक्स करते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने कहा था 10 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, और वो 10 के 10 इलेक्ट हो चुके हैं, स्टिल आपकी क्रेडिटर्स या किसी स्पेशल इंटरेस्ट के साथ कोई अरेंजमेंट थी कि हम आपका बंदा भी बोर्ड में लेंगे तो ये बंदा एडिशनल होगा, ठीक है। मतलब फिर आप उसके अंदर नहीं, ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने 10 नंबर फिक्स किया हुआ है, 2 बंदे इधर से आने, आप में यार 8 का इलेक्शन करवाओ, 2 इधर, नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन 10 के 10 का होगा जो आपने नंबर फिक्स किया था। वो जो नंबर आप फिक्स करते हैं उन तमाम का इलेक्शन होगा। ये जो लोग हैं इन एडिशन टू दैट है, उसके अलावा है। और गल आई समझ, सही है, बड़े गौर से जरा इसको। अच्छा, उसने कहा कि इन एडिशन टू डायरेक्टर्स इलेक्टेड अ कंपनी मे हैव डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड, शैल हैव तो नहीं ना, मतलब हो सकता है कि आपको कोई हो ही ना इस तरह का सिस्टम। मे हैव डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द कंपनीज क्रेडिटर्स और अदर स्पेशल इंटरेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। हो सकता है आपने क्रेडिटर्स या किसी और स्पेशल इंटरेस्ट के साथ कोई
अरेंजमेंट किया हो तो वो उधर से आप बंदे ले सकते हैं। बात आई समझ भाई। इधर अभी तक हमने क्या किया कि भाई जो क्रेडिटर्स या स्पेशल इंटरेस्ट वाले हैं उन लोगों का वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, उस नॉमिनेटेड पर्सन का इलेक्शन नहीं होगा, वो इलेक्शन में नहीं आएगा, और वो जो बंदा है वो इन एडिशन टू इलेक्टेड डायरेक्टर्स होगा। कहना इसको भी डायरेक्टर ही है, लेकिन इसको इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं कह सकते, इसको डीम्ड इलेक्टेड डायरेक्टर भी नहीं कह सकते। डीम्ड का मतलब होता है ना कि भाई असल में तो नहीं है, लेकिन चलो कह देते हैं। सीईओ का हमने जैसे कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असल में तो डायरेक्टर नहीं होता, लेकिन वो डीम्ड डायरेक्टर होता है, ठीक है, उसको भी डायरेक्टर ही समझा जाता है। यहां पर वो कह रहा है कि भाईजान ये डीम्ड इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर तो है ये वाला, लेकिन ये इसको सिर्फ हम नॉमिनी डायरेक्टर ही बोलेंगे, इलेक्टेड डायरेक्टर बोल ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज इन एडिशन टू इलेक्टेड डायरेक्टर्स। गल आइए समझ। देखिए एक छोटी सी 3-4 हर्फ जो है वर्ड्स हैं उसमें से कितना कुछ निकला है। ये मैंने एक और मतलब ये जब मैंने पढ़ा कॉन्सेप्ट तो मैंने फिर 2-4 जगह से इसको ज़रा देखा समझा। अब उसमें अनफॉर्चुनेटली 1-2 बड़े नाम हैं, उन्होंने भी पता नहीं इसको किस तरह बयान किया हुआ है। फिर स्पेसिफिकली लॉ को देखना पड़ा, लॉ की फिर इंटरप्रिटेशन को देखना पड़ा, फिर जाके बात हजम हुई, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी हैं, उसके अंदर जाके पता लगा कि यार कई बार 6 डायरेक्टर्स उन्होंने कहा था फिक्स होंगे, 6 डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे डायरेक्टर, लेकिन उनके 8 थे। पता लगा ये 2 जो बंदे थे वो इधर से आए हुए थे। अब ये इन एडिशन टू दैट होते हैं, वरना देखिए पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह का सिनेरियो आ सकता है तो आपने उधर कहना जी कि 2 बंदे इनके बाकी 4 का इलेक्शन करा दो, नहीं नहीं इस तरह की हरकत नहीं करनी। बात आई समझ। अच्छा जी, तो भाई ये वाली तो होपफुली आपको समझ आ गई। अब इधर थोड़ा और मसला है, एक लाइन आएगी इसमें भी, उसको भी बड़े गौर से समझना है। इधर आ जाए, ये भी नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, ये भी नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ही हैं, लेकिन ये होते हैं इलेक्टेड डायरेक्टर्स के अलावा। इधर मैं इतना जोर दे रहा हूँ तो जाहिर है ये इलेक्टेड डायरेक्टर्स के अलावा नहीं होंगे, तो फिर ही जोर दे रहा हूँ ना। बात है ये समझ। अगर मैं इधर एक बार के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, वरना मैं सिंपल कहता है यार ये दोनों ही होते हैं, तो ये वाले इलेक्टेड के अलावा होते हैं, ये इलेक्टेड में ही शुमार होते हैं, डीम्ड इलेक्टेड अभी पढ़ते हैं। चलिए, द डायरेक्टर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी और फेडरल। अब और कंपनी मैंने नहीं लिखा क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी में आती है आप अलग से वैसे इसको देख लेना। बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सही है, इनमें से कोई भी कर सकता है इफ़ दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनी। देखो इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की हुई। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग आती है, शेयर होल्डिंग आई है तो आप भाई वोट से आपके पास आप बंदा इलेक्ट कर सकते हैं। इन लोगों के पास शेयर होल्डिंग नहीं है, आपको पता नहीं डेट, लेंडर जितना मर्जी कर्जा दे दे वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता, ठीक है। डायरेक्टर देखो डायरेक्टर और मालिक में फ़र्क है ना। डायरेक्टर बन सकता है वो अगर आपकी उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो जाए, ओनर नहीं वो बन सकता। ये लोग ओनर्स हैं, इन्होंने कोई ना कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं। अच्छा, तो भाई सच पर्सन शेल बी कंसिडर्ड टू बी एन इलेक्टेड डायरेक्टर, ठीक है। अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये वही है ना, सारे लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। किसी आर्टिफिशियल पर्सन के अगर किसी कंपनी के अंदर शेयर्स मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं, तो बतौर आर्टिफिशियल पर्सन ये खुद तो जाके नहीं बन सकती डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए नेचुरल पर्सन का होना ज़रूरी है। तो ये किसी नेचुरल पर्सन को नॉमिनेट करते हैं कि भाईजान आप मेरी जगह पे जाके वहाँ पर डायरेक्टर बन जाए, और इसको डीम्ड इलेक्टेड डायरेक्टर ही समझा जाएगा। इसको ऐसे ही समझा जाएगा इलेक्शन लड़के आया है, और उसका तरीका भी आगे देख लेते हैं, सही है। एंड शैल बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर एनी कंपनी। वो जो होता है ना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए लिस्टेड, अनलिस्टेड के लिए, लिस्टेड के लिए 7 होने चाहिए, पीवीटी के लिए 2 होने चाहिए, या इनके अलावा अगर आप आर्टिकल्स में इनसे ज़्यादा भी नंबर्स लिख लें वो भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कंपनीज एक्ट वाली बार। ये बार याद है ना, सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। आधी अधूरी बात करोगे गलत हो जाएगा। मसला ही लॉ के अंदर ये होता है कि आप लोग या जो भी फेल होते हैं, खुदा न खास्ता, वो लोग आधी बात करते हैं, ठीक है। हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, ठीक है। हाफ सीए वो भी आई थी, क्या सीज़न था, हाँ तो भाई हाफ नॉलेज ज़्यादा डेंजरस होता है। या तो करो ही ना बात, वो तो बिल्कुल ही गलत है, हाफ करोगे वो भी ज़्यादा नुकसानदेह। तो भाई साहब पूरी बात करनी है,
कंपनीज एक्ट ने नंबर्स अलॉट किए हुए हैं, लेकिन साथ ही ऊपर ही लाइन लिखी हुई है टेबल के कि अगर आर्टिकल्स में आप इससे भी ज़्यादा नंबर रखना चाहें, क्योंकि हमें पता है जनरल रूल क्या है कि आर्टिकल्स मे बी स्ट्रिक्टर देन द कंपनीज एक्ट बट नॉट अदरवाइज। कंपनीज एक्ट 2017 से सख्त हो सकते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट ने तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, आप इससे भी सख्त रिक्वायरमेंट बनाना चाहते हैं बना लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो उसने कहा कि भाईजान ये वाले जो बंदे हैं ना, वो जो जब हम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे ये उसके अंदर शुमार होंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक लिस्टेड कंपनी है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए 7, उसने जो 6 बंदे हैं वो इलेक्ट किए हुए हैं प्रॉपर वे में, मतलब नेचुरल पर्सन्स के वोट्स थे उन्होंने किए, ये भी प्रॉपर ही है वैसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेचुरल पर्सन्स थे वो खुद आके इलेक्शन लड़ा उन्होंने और वो डायरेक्टर बन गए 6 बंदे, एक बंदा इस तरह से आया हुआ है तो ये बिल्कुल वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि भाई ये तो नॉमिनी डायरेक्टर है इसको क्यों काउंट कर रहे हो, नहीं, वो कहता है ये भी इलेक्टेड डायरेक्टर ही है, ये भी उसके अंदर शामिल होगा, ये वाले बंदे नहीं उसमें शामिल हो सकते। अगर आपके मिनिमम 7 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, आप कहेंगे भाईजान 5 डायरेक्टर्स हमारे वोट्स वाले हैं, 2 हमने ये काउंट किए हुए हैं, ये काउंटिंग गलत है, इनवैलिड है, आपके 5 ही इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना वो इलेक्टेड डायरेक्टर्स के लिए बात हो रही है, वो नॉमिनेटेड वालों के लिए नहीं हो रही, क्योंकि ये वाले नॉमिनेटेड हैं साथ साथ इलेक्टेड भी हैं, ये सिर्फ नॉमिनेटेड है इलेक्टेड नहीं है, इसलिए ये उस नंबर में काउंट नहीं होगा। और गल आइए समझ, ठीक है जी। सच नॉमिनेटेड डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द नॉमिनेटिंग बॉडी। ये देखें क्या जबरदस्त बात, उसने मजा नहीं करवा दिया, उसने कहा कि भाईजान ये जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं ये कितने टाइम के लिए रहते हैं, 3 साल के लिए, अनलेस पहले रिजाइन कर दे। फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं ये रहते हैं भाईजान टिल एजीएम, ठीक है, इनको भी देख लेंगे, इनका भी टाइम पीरियड यही होता है। अच्छा, इधर जाके वो ये कह रहा है कि भाईजान ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये जब तक इन बॉडीज का दिल करेगा ये डायरेक्टर रहेंगे, इनको इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। वो बात आई समझ, इनको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। अब आपने फिर कहना कि सर अभी तो कह रहे थे इलेक्टेड डायरेक्टर है, भाई ये डीम्ड टू बी इलेक्टेड है। डीम्ड का मतलब क्या होता है कि असल में नहीं हुआ, असल में ये चीज नहीं हुई, डीम की जा रही है, लग रहा है कि इलेक्टेड है। तो कानून ने ये कहा है कि भाईजान जिस तरह एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असल में डायरेक्टर नहीं होता, ही इज अ डीम्ड डायरेक्टर, ठीक है, उसकी उतनी ही अथॉरिटी है जितनी डायरेक्टर की है, लेकिन असल में वो डायरेक्टर नहीं था। इधर भी वो कह रहा है कि असल में तो आप इलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, लेकिन हम आपको डीम्ड इलेक्टेड डायरेक्टर बना रहे हैं। ये बंदा प्योर इलेक्टेड डायरेक्टर है, ये इलेक्टेड डायरेक्टर है, ये इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, ये भी वैसे इलेक्टेड डायरेक्टर तो नहीं है, तो ये इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं। ये क्या है, डीम्ड इलेक्टेड डायरेक्टर है। बात आई समझ, तो ये डायरेक्टर्स जब तक नॉमिनेटिंग बॉडी का दिल है वो रह सकते हैं, और दिल ऑब्वियसली तभी तक है ना जब तक इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कंपनी दूर कहेगी चलो भाईजान निकलो उन फिर, ठीक है। तो जब तक आपके पास पावर है, वोटिंग पावर है, आपकी से है कंपनी के अंदर, तब तक आप डायरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट का दिल करता है जी मिस्टर अली को लगा दिया डायरेक्टर, हो सकता है वो 6 महीने बाद किसी और को लगा दे उसकी जगह पे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इनकी ना तो कोई टाइम पीरियड इनका होता है, ना टर्म है, ना कोई और मसला है। जब भी पीछे वाली बॉडी जब दिल करे उसका वो बंदा चेंज कर सकती है, क्योंकि असल में शेयर होल्डर तो पिछली बॉडी है ना, सुनी तो उसकी जानी है। लेकिन जिस वक्त इन बॉडीज़ के अपनी शेयर होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई या कम हो गई, इतनी होगी कि अब ये बंदा इलेक्ट नहीं कर सकते, तो मतलब अगर ये वोट्स इलेक्शंस होते तो ये बंदा इलेक्ट ना कर पाते, तो अब इनको फारिग कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई है। नीचे वाली ज़रा पैराग्राफ बड़ा टेक्निकल है, ज़रा गौर से समझ लें। वो कहता है द नंबर ऑफ वोट्स as are proportionate to the number of votes required to elect the director if they had offered themselves for election shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body at an election of director। बात जरा बड़े ही गौर से समझनी है। देखें वो आपको ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 7 डायरेक्टर्स, ये उधर से उसके साथ है बात, ठीक है। 7 डायरेक्टर्स आपने इलेक्ट करने हैं। टोटल अवेलेबल वोट्स, क्या चीज, टोटल अवेलेबल वोट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के, उनके नहीं,
कंपनी के अंदर, मतलब डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास डिफरेंट तरह के वोट्स हैं। मिसाल के तौर पे सीधी सी एग्जांपल रखते हैं, लेट्स से उस टोटल जो वोट्स हैं वो 7 लाख वोट्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि पर डायरेक्टर तकरीबन कितने वोट्स अवेलेबल हैं? 1 लाख। ये वही वाली बात आ रही है, ये जो इधर मैंने पहले समझाई है आपको कि कब आपको रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग जब मिल जाए। अब अगर किसी के पास 1 लाख वोट हो टोटल, उसे पता है यार टोटल वोट पड़ रहे हैं 7 लाख इस इलेक्शन के अंदर, 1 लाख मेरे पास है, टोटल जो बंदे इलेक्ट होने हैं ना वो 7 होने हैं। ज़रा बात फॉलो करनी है आपने। टोटल बंदे 7 इलेक्ट होने हैं, टोटल वोट है 7 लाख। मेरे पास फॉर एग्जांपल इस वक्त वोट हैं जी 1,40,000। कितने वोट है मेरे पास? अब मेरे से मुराद वो है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। मैं जी एक इनमें से कोई चीज़ हूँ, मेरे पास 1,40,000 वोट है। मुझे पता है कि जी इस इलेक्शन के अंदर 7 डायरेक्टर्स इलेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। बात आ रही है समझ? ज़रा फॉलो करनी है बड़े गौर से। मैं कह रहा हूँ कि भाई टोटल 7 डायरेक्टर्स इलेक्ट हो सकते हैं। मेरे पास 1,40,000 वोट हैं, तो टोटल वोट कंपनी के अंदर पड़े हुए हैं 7 लाख। तो मतलब है कि बाकी अवाम के पास कितना होगा? 5,60,000 वोट होगा, यही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर मुझे कोई भी और शख्स वोट ना दे, कोई भी और बंदा मुझे वोट ना दे, तो फिर भी मिनिमम अगर मैं एक बंदा इलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे कितने वोट चाहिए होंगे? 1 लाख वोट चाहिए होंगे। अगर मुझे कोई भी और बंदा वोट ना दे तो मेरे पास 1,40,000 है, उसमें से 1 लाख वोट तो मैं अपने आप को ही दे के इलेक्ट करवा सकता हूँ ना, अपना नॉमिनेटेड बंदा इलेक्ट करवा सकता हूँ। बात फॉलो कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरे पास 1,40,000 वोट हैं, टोटल जो कंपनी के वोट्स हैं वो हैं जी 7 लाख वोट्स, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि यार बंदे इलेक्ट करने हैं 7 लाख को सीधा सीधा डिवाइड किया 7 के ऊपर के मिनिमम अगर 1 लाख वोट मेरे पास आ गया तो कोई शख्स नहीं मुझे रोक सकता इलेक्ट होने से। लेट से, क्योंकि एक तो वैसे भी मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन अगर ये ज़्यादा ना भी हो, मेरे पास 1 लाख भी हो, तो भाई 7 बंदों के पास अगर 1-1 लाख है तो 7 ही तो इलेक्ट करने, तो बंदे तो हो गए पूरे। अगर किसी के पास 12-13% है, मतलब किसी के पास 1,20,000 1,30,000 है, फिर भी मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि 7 लाख जब तक पूरे होने हैं टॉप में मेरा फिर भी नाम आ जाना है। बात आ रही है समझ? इसको कहते हैं रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग, जो कॉन्सेप्ट इधर भी यूज़ होगा, अभी हमने पहले डिस्कस भी किया था। अच्छा, अब वो ये नीचे लाइन ये लिख रहा है कि भाईजान एक नॉमिनेटिंग बॉडी, ठीक है, अगर वो खुद अपने आप को इलेक्शन के तौर पे पेश करती, उसने पेश नहीं किया हुआ क्योंकि वो डीम्ड इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो डीम्ड इलेक्टेड है, सही है। अगर वो अपने आप को इलेक्शन के लिए पेश करती तो उसको मिनिमम कितने वोट्स चाहिए थे डायरेक्टर बनने के लिए? उन वोटों को उसके टोटल वोटों में से निकाल देंगे, उन वोटों को उसके टोटल वोटों में से निकाल देंगे। बाकी के जो वोट बच जाएंगे वो किसी और पार्टी को दे सकती है, किसी और शख्स को दे सकती है। उसके बाद अवेलेबल है, नहीं देना तो बिल्कुल ना भी दे, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी उसके बाद अवेलेबल है। अब ज़रा बात फोकस करें आप, इसका इलेक्शन नहीं भी हुआ लेकिन हो भी गया, ठीक है। मतलब है कि अगर हम ये कहते हैं इलेक्शन होता ही ना इसका, तो फिर इसने कहा ना मेरे पास 1,40,000 वोट है, हाँ भाई किस किसने खरीदने हैं? नेचुरल पर्सन आओ मेरे सामने, मैं आपको वोट देना चाहता हूँ, लाओ पैसे दो ज़रा, मैं आपको वोट दूँ। मैं खुद नहीं डायरेक्टर बनना चाहता, मैं दूसरों को यशी करवाऊँगा, पैसे कमाने से इसने अन्य वाह, ठीक है, वो सेनेट के अंदर इस तरह होता है। लेकिन कानून ने इस चीज़ को रोकने के लिए, मना करने के लिए, कानून ने ये कहा कि भाईजान आपको मिनिमम जितना खुद डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए था ना उनको निकाल दो, बाकियों की कर लो आपस में सेल लगा लो जितनी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2,40,000 वोट, ये भी हम कर लेते हैं बात। अगर मेरे पास होते 2,40,000, अब देखें मिनिमम एक बंदा इलेक्ट करने के लिए 1 लाख चाहिए, तो भाई इसमें से मैं मिनिमम 2 बंदे तो कर सकता हूँ ना। कितने लोग कर सकता हूँ? 2 लोग मैं इलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 2 लोग जब मैं इलेक्ट कर सकता हूँ तो भाई मेरे 2 लाख वोट समझ लें कि उधर ज़ाया हो गए। अब पीछे फिर मेरे पास 40,000 ही बचे। बात की है फॉलो? नहीं समझ आई थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके दोबारा सुन लें, समझ आ जाएगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, पेपर में क्योंकि कैलकुलेशन सी आती है तो ये आपको आती होगी तो फिर ही है। दोबारा समराइज मैं थोड़ा सा इसको कर दूं इस कॉन्सेप्ट को। जो क्राइटर्स या स्पेशल इंटरेस्ट वाले लोग हैं इनको इलेक्शंस में या इस तरह के वोट्स होते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो शेयर होल्डिंग ही कोई नहीं है, ये चक्कर इनके लिए है ही नहीं।
इंग्लिश सिंपल है कि भाई कंपनी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है उसके तहत इलेक्टेड डायरेक्टर्स के अलावा आपको रखा जा सकता है। अगर आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इलेक्टेड डायरेक्टर्स के अलावा दे आर नॉट काउंटेड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वो उसके लिए काउंट नहीं हो सकते। अगर कंपनी को मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए और आपके लिए 2 इलेक्टेड वाले हैं, एक ये है, कानून भाई आप पे पेनल्टी लगा देगा, वो कहेगा नहीं आपके पास इलेक्टेड हैं ही 2, ये तो काउंट ही नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। दूसरी तरफ ये इलेक्टेड होते नहीं है लेकिन काइंड ऑफ, क्योंकि इनका इलेक्शन इस प्रोसेस में मतलब इलेक्शन होता नहीं है लेकिन क्योंकि इनके वोट्स कम कर दिए जाते हैं तो इसको डीम्ड इलेक्टेड ही कहा जाता है। ये खुद नहीं अपॉइंट होते, अपनी जगह पे किसी को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। इनका कोई इलेक्शन नहीं होता, लेकिन जब ये जाहिर है इनके पास भी कुछ ना कुछ तो वोट हैं, जब ये वोट डालने जाएंगे, अगर ये डालना चाहते हैं बाकी लोगों को अपने वोट, अपने बंदे को नहीं बाकी लोगों को, तो कानून ये कहता है कि भाईजान आपके पास जितने टोटल वोट्स हैं उसमें से उतने वोट्स को निकाल दें जो आपको खुद चाहिए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको निकाल दें, बाकी जो बचे हैं वो दे दें जिसको देने हैं। आगे बात समझ, तो ये दोनों का फ़र्क है, ठीक है जी। बड़ा जोर लग गया पहले कॉन्सेप्ट से ही, लेकिन ये समझ आना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया जी ये वाला कॉन्सेप्ट, फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। वेयर अ पर्सन एक्वायर्स द requisite शेयर होल्डिंग, मतलब रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग to get him elected as a director on the board of a company, he may require the company to hold fresh election. However, the number of directors fixed in the preceding election shall not be decreased. एक बंदा आया जी, उसने को 15% लेट से कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब उस कंपनी के अंदर जो पिछले साल नंबर फिक्स हुआ था डायरेक्टर्स का, या पिछले इलेक्शंस के अंदर डायरेक्टर्स के पिछले इलेक्शन के अंदर नंबर फिक्स हुआ था, फॉर एग्जांपल 10 के मिनिमम 10 डायरेक्टर्स होंगे। अब मैंने कहा यार मेरे पास 15% वोट है, 15% वोट्स हैं, अभी अभी आए हैं, अगर मैं आज ही इलेक्शन कॉल कर दूं फ्रेश कि भाई न्यू इलेक्शन करवाओ, ठीक है, अगर मुझे कोई भी और शख्स वोट ना दे, मैं अपने हिस्से में 15% वोट ही डाल दूं, तो फिर भी मैं डायरेक्टर इलेक्ट हो सकता हूं, क्योंकि मुझे टेक्निकली सिर्फ 10% वोट्स चाहिए। वो भी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बाकी सब लोगों के पास भी 10% है। बात पहले हमने कर ली हुई ना, ठीक है। तो ये जो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप ये लिख लें कि ये आपने किस तरह निकालनी है, समझ लें। आपने निकालनी है जी, टोटल 100% होता है हमेशा, डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, ठीक है। जितने डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं उस पर डिवाइड कर दें, रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट से 7 डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये मेरे ख्याल में 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है, वट एवर 14.25% फॉर एग्जाम्पल आ गया। इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स के पास 14.25 या लेट से 15% शेयर्स आ जाए, 100% बात है कि वो डायरेक्टर इलेक्ट हो सकता है। अगर उसे कोई भी और बंदा वोट ना दे, उसके खुद के पास 15% है, तो टॉप में वो आ ही जाएगा। और यहाँ पर देखें, हम अज्यूम ये भी एक कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली तो नहीं होता, कि बाकी जो 6 बंदे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, उनके पास भी 15% है। पॉसिबल नहीं है, किसी के पास 20 भी होंगे, किसी के पास 25 भी होंगे, तो हमारे तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने टॉप में आना है, फर्स्ट नहीं आना हमने। आप लोगों ने पेपर पास करना है, गोल्ड मेडल वाली शक्ल ही कोई नहीं, ठीक है। तो भाई हमारे लिए फोकस ये है कि हम टॉप के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास मिनिमम नंबर है सीधी सीधी कैलकुलेशन के मुताबिक, तो हम आ सकते हैं। बात आई समझ। तो अगर किसी शख्स के पास आगे, तो भाई वो 3 साल क्यों वेट करे, क्योंकि इलेक्शन तो 3 साल बाद होने हैं, सब्सिक्वेंट इलेक्शन 3-3 साल बाद होने हैं ना। वो क्यों वेट करे, वो कहेगा भाई मैंने पैसा लगाया है, मेरे पास 15-20% वॉट एवर जो भी, इसलिए कानून ने परसेंटेज नहीं बताई। अगर यही 20 डायरेक्टर होते, डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, तो फिर ये कितना होना था, 5%। अगर मेरे पास 5% शेयर्स हों तो भाई मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, मैं तो जयकांत शिकरे हूँ यहाँ का, ठीक है, मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। इसलिए उसने कहा कि भाईजान मैं आपको परसेंटेज नहीं बता रहा, ये आप खुद कर लेना, सिंपल सी लॉजिकल बात है, ठीक है। तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, जब भी आपका दिल करे आप कंपनी को नोटिस भेज सकते हैं। अच्छा, उसने साथ ही एक बात कर दी कि भाईजान कंपनी कोई हैंकी पैंकी ना करे। उसने क्या कहा कि जो पिछली बारी में नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हुए थे उसको डिक्रीज़ नहीं आप कर सकते। बात आई समझ।
सोचें अगर ये चीज़ ना होती, जैसे होता है ना, नो बॉल अगर हो जाए तो फील्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते, उधर उधर ही रहेगी, ठीक है। इस तरह उसने कहा कि भाईजान जो पहले चीज़ थी उसी तरह ही आगे लेकर चलना है, क्योंकि उस बंदे ने उस कैलकुलेशन के मुताबिक शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अगर मतलब मुझे पता हो गया यार पिछले इलेक्शंस के अंदर 10 बंदे मतलब फिक्स किए गए थे नंबर, अगर आज भी इलेक्शन करवाया जाएगा तो मिनिमम तो 10 ही होंगे ना, इससे कम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इससे कम होगा तो रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है ना। अगर पहले 10 डायरेक्टर थे तो 10% आपके जो हैं वो शेयर्स हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्टर्स आपके मतलब है कम होके आप कहेंगे 5 कर देते हैं, तो अब रिक्वायर्ड कितनी होनी, 20। मैंने इस चक्कर में 10 ले लिया कि यार 10 बंदे थे, 100/10, चलो जी मेरे पास 10% आ गए। कंपनी ने साथ ही गेम चल दी कि नहीं जी इस बार 12 बंदे कर रहे हैं चूज, तो 12 बंदे जब करेंगे, कम करेंगे, 5 कर दिए, 8 कर दिए, जब जैसे बंदे 8 किए, 100/8 किया, तो भाईजान आपके क्या हुआ, परसेंटेज बढ़ गई। तो मेरे पास तो 10% थे, उधर आ गई 13%, 14%, तो मैं अब क्या करूं। इसलिए कानून ने कहा भाई हरकत नहीं इस तरह करनी, वरना तो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो बनने ही ना दें किसी को डायरेक्टर। जब किसी बंदे के पास शेयर्स आए वो कहें यार चलो बंदे कटा दो, पिछली बार 7 इकट्ठे किए थे इस बार 5 करूँ, ठीक है। इसके बाद जो है ना वोट्स इसके ज़रा ज़ाया करवाओ सारे। इस चीज़ से बचने के लिए उसने कहा कि भाईजान जो पिछले साल फिक्स थे पिछले इलेक्शंस में वही वाला नंबर फिक्स रहेगा, डिक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज अगर करो, देखो इंक्रीज से उसने मना नहीं किया, वरना वो लिख देता ना कि भाई चेंज नहीं कर सकते, उसने कहा डिक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज आप जरूर कर सकते हो। इंक्रीज करोगे तो बेनिफिट ही है ना। अगर मेरे पास पहले मतलब 5 डायरेक्टर्स थे, 20% शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड थी, अगर ये लिख दें कि 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो अब भाई 20 ने 14% चाहिए मेरे लिए, तो फ़ायदा है अगले बंदे के लिए। इसलिए उन्होंने अगले बंदे को फ़ायदा देने के लिए शेयर, ताकि लोग इन्वेस्ट करें, सही है, उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए कानून के अंदर ये शिक निकाली गई कि लोग अपना क्या करें, इन्वेस्ट करें और डायरेक्टर बनने की तरफ भी आए। ओके जी, मामला आ गया समझ, ठीक है। टाइम लिमिट एंड प्रोसीजर, द बोर्ड शेल अपॉन रिसीट ऑफ सच रिक्विजिशन, जब भी किसी बंदे का मूड है जी उसके बाद रिक्वायर्ड, पहले वो चेक करेंगे ना रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग है भी या नहीं। ये ना हो कि मिनिमम 10% चाहिए, मेरे पास 2% है, खप डाल दूँ जाके इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, इस तरह नहीं। बोर्ड पहले कहेगा भाईजान दिखाओ ज़रा किधर सीन है, ठीक है। बोर्ड मतलब डायरेक्टर्स कॉल करेंगे, शेल अपॉन रिसीट ऑफ सच रिक्विजिशन एज सून एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट लेटर देन 30 दिन, सही है, नॉट लेटर देन 30 दिन, 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर प्रोसीड टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। भाईजान आप जब भी आपको नोटिस आ गया किसी बंदे की तरफ से कि भाई मेरे पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ चुकी है, नाउ आई वांट फ्रेश इलेक्शंस, और मैं अपने आप को डायरेक्टर्स के तौर पे नॉमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड है, उसने 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है, 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। वोट इसमें जाहिर है अवाम वही देंगे, शेयर होल्डर्स ही देंगे, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होगा। अ लिस्टेड कंपनी जो है फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। उन्होंने कहा कि भाईजान लिस्टेड कंपनी के लिए जो तरीकाकार होगा इसका इलेक्शन करवाने का वो कमीशन बताएगा, कमीशन ने इधर नहीं बताया होगा, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन जरूर करवाने हैं हर कंपनी ने, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से इलेक्शन करवाने हैं, लिस्टेड कंपनी के लिए जो है कमीशन बताएगा। अदर देन लिस्टेड कंपनी अपने मुताबिक कर सकती हैं जैसे उनका मूड हो, ठीक है। ओके जी, बात आ गई समझ। अब दूसरी आगे बात आ गई, पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन इनवैलिड। अदालत के पास क्या ये इख्तियार है किसी इलेक्शन को इनवैलिड करार दे। तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह अदालतों के पास कुछ कहेंगे तो फिर कहेंगे बोलता है, ठीक है, इख्तियार इख्तियार है। तो भाईजान कोर्ट की क्या पावर है, तो सर अगर कोई मेंबर्स हैं जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर है, और ये एक मेंबर नहीं ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं, 5-7 लोग हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर कहा यार 10% हमारे पास वोट बन गए, चलो भाई हम जाएं ज़रा अदालत और जो इलेक्शंस हुए हैं उनको क्या करें, नलीफाई करार दिलवाएं, ठीक है, इनवैलिड करार दिलवाएं। वो अपील कर सकते हैं अदालत के अंदर जाके, ठीक है। तो उन्होंने कहा मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी मे अप्लाई टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स और एनी और वन और मोर ऑफ देम इनवैलिड। मतलब वो ये भी कह सकते हैं यार 7 बंदे इलेक्ट हुए, 7 के 7 को फारिग करो, कहने में क्या है, ठीक, वो तो अदालत ने फैसला करना है ना, ठीक है, जिधर से पैसे आ गए। तो भाई उन्होंने कहा कि आप 7 के 7 बंदों को फारिग करें, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, या कहें यार 7 में से बाकी सही हुआ, 2 का इलेक्शन नहीं सही हुआ, इनके वोट सही तरह काउंट नहीं हुए, या किसी एक का नहीं हुआ, 5 का नहीं हुआ,
जो भी मुनासिब लगता है इनको ये अपील कर सकते हैं। अपील करने में तो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी अपील करें, लेकिन ये अपील आपने 30 दिन के अंदर अंदर करनी है। इलेक्शन होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कोई मसला है इलेक्शन के साथ, जाएं अदालत और अपील कर दें। अब कोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन होगा वो भाई आपका फाइनल होगा, ठीक है। कोर्ट शैल डिक्लेयर द इलेक्शंस इनवैलिड इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर हैज़ बीन मटीरियल इरेगुलरिटीज इन द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस एंड इंसिडेंटल और रिलेटिंग मैटर्स। भाई अगर अदालत, सादा सी बात है, इसको इंग्लिश छोड़ें जो इतनी हैवी लिखी, उसने कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्शंस के दौरान कोई इरेगुलरिटी हुई है इस लेवल की कि इलेक्शंस को इनवैलिड करार देना चाहिए, तो उसको इनवैलिड करार दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बात आ गई, वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखें, एक बंदा अगर उसको कोर्ट बार में इनवैलिड करार दे रही है कि भाई आप सही तरह इलेक्ट नहीं हुए, मसला ये है कि जितना टाइम वो इलेक्शंस के जितना टाइम वो इलेक्टेड डायरेक्टर के तौर पे काम करता रहा है उसको क्या करें। कानून कहते हैं यार वो तो जो होना था वो हो गया, उसके जो एक्ट्स थे, जो उसके काम थे, उनको इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। इस तरह करने लग जाएंगे तो उसने पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे, अब वो सारी लिटिगेशन में आ जाएंगे, सारे मसाइल खड़े होने लग जाएंगे। और कौन सा उसने अकेले ने फैसला किया होगा, डायरेक्टर्स ने मिलकर किया होगा सब ने। हाँ, ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि अगर तमाम डायरेक्टर्स ही इनवैलिड थे, क्योंकि हमने कहा कि वो सारे डायरेक्टर्स को भी अपील कर सकता है जाके कि भैया सबको ही फारिग किया जाए, तो उस केस में भी वो कहते हैं कि जो भी उनके काम थे वो ठीक हैं। द एक्ट्स ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर आर वैलिड इवन इफ it is afterwards discovered that there was a defect in their appointment or he was disqualified from holding office or he had ceased to hold such office। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर एक डायरेक्टर को इस रीज़न की वजह से अदालत कह दे कि भाई आप इनवैलिड है, या जब वो डायरेक्टर इलेक्ट हुआ था तो वो डिस्क्वालीफाइड था, वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता था, लेकिन वो बन चुका है ना, अब क्या करें, या बार में वो डिस्क्वालीफाई हो गया या किसी भी वजह से उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया है, लेकिन जो उसने फिर काम किए होंगे ना वो वैलिड ही रहेंगे, ठीक है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन बात इसलिए है कि क्योंकि वो डिफरेंट तरह के लोगों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे। अगर आप तमाम एक्ट्स को इनवैलिड करार दे देंगे तो वो फटा पड़ जाएगा पूरा, वो सारे के सारे लोग अदालत पहुँच जाएंगे, केसेस चलने लग जाएंगे, यार अच्छा अब उन कामों को क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, ठीक है। व्हेन डिफेक्ट इज नोटिस्ड, जब डिफेक्ट से मुराद यहाँ पे यही हो रहा है ना कि भाई मुझे पता लग गया यार मैं तो इनएलिजिबल था, मैं तो बन ही नहीं सकता था। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी किसी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बनना था, ठीक है, और मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेट का डिफ़ॉल्टर था, मैंने वो पैसे नहीं पे किए थे, कोर्ट ने मुझे डिफ़ॉल्टर करार दिया, तो आपको पता है इनएलिजिबल हूँ, लेकिन मैं बन गया। अब जब वो पता लगा उस नोटिस का, मतलब ये डिफेक्ट नोटिस में है, पता लग गया उस चीज़ का, तो वो उसने कहा कि उसी दिन से जो डायरेक्टर साहब हैं अब अपना काम नहीं कर सकते। उससे पहले जो मैंने किया था वो ठीक है, लेकिन जब नोटिस में आ गई ये चीज़, मुझे पता लग गया है या कंपनी को पता लग गया कि यार ये फ़लाँ बंदा इनएलिजिबल है किसी वजह से, या जैसे कोर्ट से फैसला आ जाए कि भाई आपके इलेक्शन नहीं सही हुए, किसी भी तरह का डिफेक्ट, तो भाई जब पता लग गया डिफेक्ट का, उस दिन के बाद, उस लम्हे के बाद मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, उससे पहले जो किए होंगे वो वैलिड है। ओके जी, चले नीचे आ गया कैजुअल वैकेंसी की एक कॉन्सेप्ट आ गया। कैजुअल वैकेंसी क्या है? तो भाईजान कैजुअल वैकेंसी से मुराद यही है कि अगर कोई बंदा अपने टाइम पीरियड से पहले, अपने टर्म ऑफ ऑफिस से पहले रिज़ाइन कर दे, उसको निकाल दिया जाए, उसकी डेथ हो जाए वगैरह वगैरह। चैप्टर 1 के जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक केस आया था कि उसमें शेयर होल्डर्स, मिनिमम नंबर्स शेयर होल्डर्स जो थे 4 थे आई बिलीव, वो फ्लाइट से जा रहे होते हैं, गाड़ी से जा रहे होते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, तो वो ना सिर्फ मिनिमम मेंबर्स से वो कम हो गए थे बल्कि साथ ही वो डायरेक्टर से भी कम हो गए थे, क्योंकि वही लोग डायरेक्टर्स भी थे, तो उसको कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई अब क्या किया जाए? उसने कहा एनी कैजुअल वैकेंसी अकरिंग, ये जो हमने लिखा हुआ है कि कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। एनी कैजुअल वैकेंसी अकरिंग अमंग द डायरेक्टर्स मे बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of the director in whose place he is appointed। देखिए बंदा एक इलेक्ट किया, अब कैजुअल वैकेंसी इधर भी हो सकती है, फर्स्ट डायरेक्टर किए हैं लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत की, आपने उसको निकाल दिया, या वो उसकी डेथ हो गई, या उसने रिज़ाइन कर दिया। अब वो उस बंदे ने कब तक डायरेक्टर रहना था? टिल फर्स्ट AGM। तो जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं वो उसकी जगह को फिल करेंगे, मतलब है कि वो कोई बंदा नॉमिनेट करेंगे, कोई बंदा नए वाला लेकर आएंगे, मतलब इलेक्शन नहीं होगा उसका, वो एक नया बंदा रखेंगे,
ठीक है। और वो जो नया बंदा रखेंगे वो उतनी ही मुद्दत पूरी करेगा जितनी इसकी रह गई थी। इस तरह सब्सिक्वेंट के अंदर लेट से 3 साल बाद इलेक्शन होने थे, अभी इलेक्शन हुए, साल बाद कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो चुकी है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया या आपने निकाल दिया, अब आपने एक नया बंदा जो रखा है, डायरेक्टर्स ने ही चूज किया है, वो बाकी कितना टाइम रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा डायरेक्टर, ठीक है। इधर कैजुअल वैकेंसी अगर होगी है तो भाई जो आपकी बॉडी है उसी ने देना ना बंदा, आप खुद से डायरेक्टर्स नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पहले भी उन्होंने अपना बंदा दिया था, अब भी वो अपना बंदा ही देंगे, इधर भी यही केस होगा, ठीक है जी। तो कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाए तो भाई बाकी के डायरेक्टर्स ही उसको फिल करते हैं, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन है ना। अब आप मीटिंग का वेट नहीं करेंगे कि शेयर होल्डर्स आए, वोट्स डलें, फ़ौरन करना होता है। अपॉइंटमेंट नॉन नेसेसरी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई लाजमी भी नहीं है अपॉइंट करना। कब नहीं है लाजमी? उस वक्त नहीं है लाजमी जब किसी के छोड़ जाने के बाद भी आपके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरे रहें, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है, रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए 3। अगर 5 डायरेक्टर्स थे, ठीक है, एक्सीडेंट में 2 की डेथ हो चुकी है, अब ये होगी कैजुअल वैकेंसी। अब अगर बाकी के डायरेक्टर्स चाहें तो उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई बंदा रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मिनिमम नंबर ऑफ वाली जो रिक्वायरमेंट है वो वायलेट नहीं हो रही, तो कानून उनको अलाउ करता है कि यार ना भी रखो तो खैर है, रखना चाहो तो रख लो, ना भी रखो तो खैर है। लेकिन यही अगर ये होता है कि भाई 5 डायरेक्टर से मिनिमम 3 चाहिए थे, 3 की डेथ हो गई है, इस केस में कानून कहता है भाईजान हर सूरत रखो बंदा, मिनिमम नंबर तो पूरे करो। इसलिए तो मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है, वरना तो वो फ़ायदा क्या है उस रिक्वायरमेंट का, ठीक है। वो कैजुअल वैकेंसी तो आप किसी भी सूरत में फिर बना दो, किसी को रिज़ाइन करवा दो ज़बरदस्ती, आपको पता है इधर सारा कुछ होता है, ठीक है, या किसी को निकाल दो, रिमूवल कर दो, या पढ़ेंगे आगे किस तरह रिमूव होता है। इसलिए उन्होंने कहा भाई मिनिमम नंबर लाजमी है, जितने चाहिए कंपनीज एक्ट के मुताबिक, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर अभी पड़े हुए हैं तो फिर आप बेशक जो है कैजुअल वैकेंसी को फिल ना करें। बात आई है समझ? ये पेपर में इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो भी हमने पढ़ा ना कि भाई अगर 5 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, और वो 5 के 5 ही डायरेक्टर्स भी हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लेट से 3 होने चाहिए थे, उसमें से 3 लोगों की हो जाती है डेथ, तो यहाँ पर 2 मसाइल आएंगे, 2 मसाइल। एक तो मसला आएगा कि भाईजान मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर से कम हो गया है, अगर बाकी के शेयर होल्डर 180 दिन तक काम करते रहते हैं तो वो लायबल ठहरेंगे किसी भी कर्जे के। कोई भी कर्जा कंपनी ने लिया होगा उन्होंने अपनी जेब से पे करना है, हमने पढ़ा हुआ है ना, ये तो मेंबर्स की हद तक था। लेकिन क्योंकि हमने कहा यार वो तमाम मेंबर्स डायरेक्टर्स भी थे और इनके अलावा कोई और डायरेक्टर नहीं था, तो भाई इधर दूसरी सिचुएशन भी तो आ गई है ना कैजुअल वैकेंसी वाली। 5 थे, 3 फोर्थ हो गए, 2 रह गए हैं, मिनिमम चाहिए थे 3, इनको फ़ौरन तीसरा बंदा रखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट आ सकता है, ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि भाईजान 5 थे, 2 फोर्थ हो गए हैं, ठीक है, 3 आपके हैं। यहाँ पर अब आपने लाजमी नहीं कि 2 को फिल करना है, आपने उसको क्लियरली बताना है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उनको फिल करें। क्यों? क्योंकि आपके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरे हैं। पढ़े ज़रा, इफ़ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल और अबव द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी इवन आफ्टर द कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी के बाद भी बंदे अभी कम से कम उतने हैं, सच डायरेक्टर्स में नॉट फिल, उनका भाई दिल करे तो वो ना फिल करें, एंड कंप्लीट द टर्म विदाउट फिलिंग सच वैकेंसी, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाकी के लोग ही अपना जो टाइम पीरियड है पूरा कर लें। ओके, समझ आ गई है? अच्छा, अब इस केस में ऑब्वियसली ये जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं ना, कानूनी तौर वाले हैं जो बताए हुए हैं, ये वो नहीं है जो आपने फिक्स किए थे, ये बात बड़ी समझ नहीं है आपने। ये जो होता है ना पुराने डायरेक्टर्स फिक्स करके जाते हैं नंबर, यार कि अगले वाले इतने इलेक्ट होंगे, ये वो वाला नंबर नहीं है। वो तो हो सकता है ना कि मिनिमम कानून के अंदर 3 लिखा हुआ है, आप कहेंगे यार इस इलेक्शन के अंदर 10 बंदे हम रखेंगे, ठीक है, वो वाली बात नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जो कानून के अंदर लिखे हुए हैं ना उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। नीचे उसने टाइम लिमिट लिस्टेड कंपनी के लिए लेकिन बता दी है। उसने कहा देखो ऊपर अदर देन लिस्टेड कंपनीज के लिए उसने टाइम लिमिट नहीं बताई हुई, कितने टाइम के अंदर आपने अगला बंदा रखना है, नहीं ना बताया हुआ, कोई 20, 25, 30 दिन कुछ भी नहीं बताया हुआ, कितने टाइम में आपने कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है, वो कहते बस कर दो फिल, ठीक है। लेकिन आपकी जो अगर लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड के ऊपर क्योंकि जाहिर है हर रेगुलेशन ज़्यादा है, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, उनके लिए उन्होंने कानूनी तौर पे बता भी दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर करना है। और सेकेंडली
लिस्टेड कंपनी के लिए मिनिमम नंबर वाली रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो ऊपर अभी हमने पढ़ी है ना कि अगर मिनिमम नंबर के डायरेक्टर्स मौजूद हैं तो आपको बंदा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, इधर अगर बस कैजुअल वैकेंसी हो गई है तो आपने बंदा रखना है अगला 90 दिन के अंदर अंदर। ये नहीं सोचना कि भाई मिनिमम 7 चाहिए थे, ठीक है, लेट से 10 डायरेक्टर से 7 चाहिए थे, तो और आप कहें कि यार अभी 3 की डेथ हो गई है अचानक या छोड़ गए हैं, तो 7 तो पूरे ही हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी अदर देन लिस्टेड कंपनी होती है, मतलब प्राइवेट कंपनी एसएमसी, वो तो खैर होती है एक वाली है, अनलिस्टेड होती, फिर आप ये कह सकते थे कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है बंदा रखना। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए अगर आपके डायरेक्टर्स कम हो गए हैं तो आपने मिनिमम नंबर को नहीं देखना, आपने हर सूरत वो 3 बंदे रखने हैं, 90 दिन के अंदर अंदर रखने। बात आई समझ? तो ये ज़रा टेक्निकल चीज़ है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है भाई, ये था जी आपका। इसके आप देखें क्वेश्चंस कितने ज़्यादा उसने दिए हुए हैं, क्योंकि भाई इंतहाई अहम चैप्टर, इंतहाई अहम चैप्टर, बहुत ही अहम चैप्टर। इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हमने करनी है। अभी फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें। उसने कहा जी एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। बताएं जी क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अ कंपनी मे चेंज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एट लीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच द इलेक्शन इज़ टू बी हेल्ड। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जो आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स किए हैं, किसने फिक्स किए होते हैं? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ने फिक्स किए होते हैं बिफोर, नॉट लेटर देन 35 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। सही है, एजीएम से 35 दिन पहले वो बताते हैं कि भाईजान हमारे इतना डायरेक्टर्स होंगे। अब ये नोटिस के अंदर भी चली जाती है चीज़, नोटिस हमने भेजना होता है 21 दिन पहले एजीएम से। नोटिस के अंदर हम रिटायरिंग डायरेक्टर्स के नाम भी लिख देते हैं और नंबर फिक्स कर देते हैं कि अगले वाला कितना हो। अगले वालों के नाम नहीं लिखते क्योंकि वो तो भी इलेक्ट ही नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सिस्टम कर दिया। क्वेश्चन वो ये कर रहा है कि क्या कंपनी ये जो नंबर फिक्स किया गया था 35 दिन पहले, उसको 21 दिन पहले चेंज कर सकती है? जवाब है नहीं कर सकती। सिर्फ एक सिचुएशन में चेंज हो सकता है, मीटिंग वाले दिन, मीटिंग वाले दिन अगर शेयर होल्डर्स चाहेंगे तब चेंज हो सकता है, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के साथ, मीटिंग वाले डे पे, मीटिंग से पहले नहीं अब चेंज हो सकता, ठीक है। डायरेक्टर्स ने जो नंबर फिक्स कर दिया है। अब क्योंकि देखें मीटिंग से पहले तो डायरेक्टर खुद ही चेंज करेंगे ना, मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स नहीं आना है, क्योंकि शेयर होल्डर जब मिलते हैं उसको जनरल मीटिंग बोला जाता है। अब अगर आप कह रहे हैं जी उससे 21 दिन पहले, इसका मतलब आप खुद ज़ाती तौर पे करना चाह रहे हो, डायरेक्टर्स के पास अब ये इख्तियार नहीं है। अगर आप इस नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग के अंदर जिसमें वो इलेक्शन होने हैं उसके अंदर अगर शेयर होल्डर्स चाहेंगे तो चेंज हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखें, बड़ा क्लियर होकर आपको चलना पड़ेगा, कोई पॉइंट मिस करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, ABC लिमिटेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज 10 million ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 5 डायरेक्टर्स। ओके जी, देखें 10 million ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसके पास, 5 डायरेक्टर्स हैं, मतलब है कि मिनिमम वोट कितने चाहिए होंगे? 2 million मिनिमम। अगर किसी के पास 2 million वोट हैं तो क्या वो बंदा डायरेक्टर बन सकता है? भाई बन सकता है, जरूर बन सकता है। अगर तो 7-8 बंदे इलेक्शन में खड़े होंगे फिर तो भाग के बन जाएंगे, टॉप में आ रहेगा ना, 5 टॉप 5 में आना चाहिए बस, तो इसके पास तो है। अच्छा, शाहिद एक्वायर्ड 2.5 million ऑर्डिनरी शेयर्स। भाईजान उसने कितने लिए? 2.5 million ऑर्डिनरी शेयर्स। कैन ही रिक्वायर द कंपनी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन? क्या वो कंपनी को कह सकता है कि इलेक्शन करवाएं? बिल्कुल कह सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपने इस तरह, ये तो सीधी सी एक बात है ना, लेकिन आपको पता है कि जब आपने वोट्स डालने होते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। तो इसका मतलब है कि टोटल, ये तो शेयर्स थे, ये थे हैज़ 10 million ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। अच्छा, आपने शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आई कैप ना हैंकी पैंकी कुछ कर सकता है, कोई किसी भी तरह की आपको कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है वो कहे कि जी ₹10 million के शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, इस तरह। अब आप 10 million को अगर मल्टीप्लाई कर बैठे तो भाई गलत हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि 10 million रुपीज़ हैं। हमने पढ़ा था कि जब वोट्स काउंट होते हैं तो हर शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, मतलब है कि शेयर की अमाउंट को नहीं मल्टीप्लाई करते, किसको मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स को। अब यहाँ पर क्योंकि थे ही नंबर ऑफ शेयर्स 10 million, तो हमने कह दिया 10 million इंटू 5। बात ज़रा गौर से समझ लें, ये इसको लिख लें यहाँ पर किसी तरह कि नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर लिख लें नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई नहीं करना, वो तो वोट से बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे ऊपर। तो अगर ये यही क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि भाई 100 million शेयर्स ऑफ ₹10 ईच,
तो आप 100 मल्टीप्लाई बाई 5 करते या 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 5 करते, 10 मिलियन करते, सही है, क्योंकि 10 मिलियन शेयर्स थे, 10 रुपये का एक था, वो मिला के 100 मिलियन रुपीस बने हैं, ठीक है। अच्छा, तो 10 मिलियन को आपने यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब टोटल वोट्स कितने हैं, 50 मिलियन है। अब आपने 50 मिलियन को जब डिवाइड किया है, 50 मिलियन को 5 पे डिवाइड किया, तो इसका मतलब कम से कम 10 मिलियन वोट्स होने चाहिए एक बंदे के पास, अगर वो डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ना चाहता है। हम यहाँ पर कह रहे हैं जी एक बंदा है, उसके पास 2.5 मिलियन शेयर्स हैं, तो इसका मतलब उसको भी तो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो उसके पास असल में कितने हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 12.5 इतने ही बनेंगे ना। तो उसके बाद 12.5 मिलियन उसके पास वोट्स अवेलेबल हैं, तो वो 10 मिलियन वोट्स चाहिए थे, तो बंदा ऑब्वियसली लड़ सकता है इलेक्शन। बात आई है समझ। एक चीज़ है, 3 चीज़ें डिफरेंट है। एक है जी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, वो बनती है शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, सही है, पार वैल्यू पर शेयर, ये अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। इधर बल्कि मैं लिख दूँ कहीं, ये आप लोग ना कर लें, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं गेम ना हो जाए। इस तरह के गेम हो रहे हैं ना, फिर बड़ा अफसोस होता है कि यार की चवल मार के हैं हमें। कई बार हमने भी पेपरों में इतनी बारीक सी कोई हरकत की होती है कि वो बंदे को ना इतना अफसोस होता है कि यार मतलब ये कोई बात है कि मरा भी हूँ तो किस तरह। वो फ्रेंड सीज़न है ना, उसमें वो एक जोक करता है कि भाई जो बिजली गिरती है ना, ये उससे मरा। वो कहता है कि एक साल में अमेरिका में ओवर 1% मतलब एक बंदा मरता है इस वजह से। तो अगर आप कहें कि इस वजह से हो गया, ठीक है, खुदा ना खासा, वैसे अभी रिसेंटली तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, लेकिन कहने का पर्पज़ है बहुत ही यूनिक सी चीज़ है ना, ठीक है। इतनी किस्मत माड़ी किसी की हो जाती है। तो अगर आप भी भाई पेपर में कोई बहुत ही हल्के लेवल की चीज़ की वजह से फेल हो रहे हैं, तो खुदा ना खासा अफसोस रहेगा। एक चीज़ है जी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो है 100 मिलियन रुपीज़, वो होगा, वो पैसों के अंदर होगा। फिर एक है जी नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इसके अंदर हम लिख लेते हैं चलो पार वैल्यू ऑफ शेयर। अगर मैं कहूँ कि जी मेरे एक शेयर की वैल्यू है ₹10, 10 रुपये का एक शेयर है, तो भाई 100 मिलियन का कैपिटल है, तो शेयर्स कितने होंगे मेरे पास होंगे 10 मिलियन। ये भी रुपीज़ था, ये भी रुपीज़ है, ये रुपीज़ नहीं है, नंबर ऑफ ये है, ठीक है। फिर एक चीज़ आ जाती है वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स से मुराद, ये आप लोग ना लिख लें इसको, प्लीज़ प्लीज़ लिख लें। नंबर ऑफ वोट्स से मुराद क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, वो कितने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आप रखें बच्चों की तरह, आपको मैं वो करवा दूँ मैथ ही, अगर आपने डायरेक्टर्स रखे हो 5, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन हैं, डायरेक्टर्स रखने हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं भाई 100 मिलियन, सही है। तो अगर मैं कहूँ कि मिनिमम, इसमें वो भी कर लेते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड वोट्स, मुझे मिनिमम कितने वोट्स चाहिए, ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम कितने वोट्स चाहिए, तो क्योंकि 5 डायरेक्टर्स हैं, तो भाई 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 मिलियन, मुझे चाहिए 20 मिलियन वोट्स। वो कर रहे हो बात फॉलो, मुझे कितने वोट्स चाहिए, 20 मिलियन वोट्स चाहिए, ठीक है। 20 मिलियन वोट्स बनाने के लिए मुझे मिनिमम रिक्वायर्ड शेयर्स, मुझे शेयर्स मिनिमम कितने चाहिए होंगे, 20 मिलियन को डिवाइड किया जी 4 पे, तो मुझे मिनिमम कितने चाहिए, 5 मिलियन शेयर्स चाहिए। क्योंकि मैंने पहले शेयर्स को मल्टीप्लाई किया था डायरेक्टर्स के साथ, तो नंबर ऑफ वोट्स बन गए थे। अब मैं नंबर ऑफ वोट्स को डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी ये 5 पे होना था ना, 5 पे। अब मैं नंबर ऑफ वोट्स को डिवाइड कर रहा हूँ डायरेक्टर से, तो मेरे पास आ रहे हैं शेयर्स, वो कितने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपने निकालना है, निकाल लोगे, ठीक है, सही है भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 देख लें जी। रिसेंटली द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अल फलाह शुगर मिल्स लिमिटेड, भाई कोई लिमिटेड कंपनी है, हैज़ रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम गालिब,
शेयर होल्डर हुज होल्डिंग इन द कंपनी शेयर हैज़ इंक्रीज टू 14%, उसने कहा भाई 14% मेरे पास शेयर्स आ गए हैं, ओके, ड्यूरिंग द ईयर सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन ASML's बोर्ड, उसने कहा भाई जब मुझे तो अब तो भाई को बनना है, डायरेक्टर बनना है, ठीक है। द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही कैन नॉट बी एडमिटेड ऑन द बोर्ड टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस बिकम ड्यू, उसने कहा भाईजान 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, अब आप नहीं बन सकते, उसको पता ही नहीं है कि ये भी कुछ किधर गया वो, फ्रेश इलेक्शन वाला भी कोई कॉन्सेप्ट है उसको नहीं पता था, तो ऐसे कंपनी सेक्रेटरी को आपने ठुडा करवाना है। आप ऑब्वियसली एक नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद द रिस्पांस गालिब हैज़ आस्क्ड यू, आप एक कंसल्टेंट है, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है, उसने आपको कहा कि भाईजान मुझे ज़रा बताया दे, आपने कहा हा अब तेरा क्या होगा कालिया, आपने भाई सेक्रेटरी के लिए हंसे हैं और आपने कहा कि यार ये तो इतना छोटा सा पॉइंट था, जाहिल आदमी को पता ही नहीं है, क्यों ना मैं जाके इसको बताऊं और मैं साथ ही डायरेक्टर को कहूँ कि यार देखो कानूनी तौर पे आप डायरेक्टर बन रहे हैं, आपने काम करना है, बोर्ड में जाते ही आपने कहना है सेक्रेटरी को करवाओ फारिग और कंसल्टेंट रखो शहबाज नारायण को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ठीक है, बड़े अच्छे कंसल्टेंट हैं, उनको लेकर आओ, तो आपने हमें भी पॉइंट करवाना है। खैर इस तरह की हरकत कर देनी है वैसे, ठीक है। तो सोल्यूशन भाई देखें, उसने कहा कि मशवरा दें, तो भाईजान आप उसको मशवरा देना है कि अंडर द कंपनीज एक्ट जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं वो 3 साल बाद होते हैं, लेकिन इफ़ अ पर्सन एक्वायर्स द रेक्विजिट शेयर होल्डिंग, ठीक है, तो वो हो सकता है। अब मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ना कोई बताए नहीं हुए कि कितने डायरेक्टर्स हैं उसके, कुछ इस तरह का बताया नहीं हुआ। अच्छा, अगर तो ये वोट शोर्स बताए हों इस तरह, फिर तो हम नंबर्स के हिसाब से बात करेंगे ना। अगर वोट्स ना बताए हों, उसने सिंपल ये बताया 7 डायरेक्टर्स हैं, तो सिंपल 100% और 7 कर देना है आपने फिर, क्योंकि देख जितने भी वोट्स होंगे टोटल 100% ही होगा ना, तो डिवाइड बाय 7 कर दे। अगर वो कह रही मिनिमम 10 डायरेक्टर हैं तो 100% डिवाइड बाय 10%, इसके बाद 14 है, ये बिल्कुल बन सकता है। इस तरह आपने बात करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो उस एंगल से उसने बात की ही नहीं है, तो आपने जनरल प्रोविजंस उसको बतानी है कि भाईजान ये बन सकता है, ये कंपनी को अपना नोटिस देगा कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है, और डायरेक्टर्स ने 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन उसका करवाना होगा, और ये सारा सिलसिला है, ओके। और ये भी लिख देना कि भाई नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता, जो पहले फिक्स किए गए हैं। 7 नंबर देखें, आबिद कासिम एंड तारिक वर दी ओनली मेंबर्स ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी। अच्छा जी, तो जाहिर है ये पब्लिक लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी, बताएं। उसने कहा ये आबिद कासिम तारिक ओनली मेंबर, सिर्फ यही 3 मेंबर हैं, तो भाई ये अनलिस्टेड वाली होगी ना, क्योंकि लिस्टेड होती ना मिनिमम 7 होने चाहिए थे। अच्छा, एंड वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑन 30 अक्टूबर, और वो इलेक्शन हुआ और भाई वो क्या बन गए, डायरेक्टर्स भी तीनों ही बन गए, ओके। कासिम एक्सपायर्ड, कासिम साहब की डेथ हो गई ऑन 2 Feb 2019 इन अ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के अंदर भाईजान वो हो गए फोर्थ। अब बताया जाए उनको, अब देखें इसमें 2 चीज़ें आ गई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें कौन सी हैं, एक चीज़ तो ये आ गई कि भाई आपका, क्योंकि मेंबर भी 3 थे, मिनिमम मेंबर भी 3 ही चाहिए, ठीक है, आपका मेंबर भी एक कम हो चुका है, तो एक तो आपने वो वाली शिक लगानी जो चैप्टर 1 में पढ़ी हुई है कि भाई 180 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, सॉरी 180 दिन के अंदर अंदर एक नया बंदा ऐड करना पड़ेगा, वरना जो एग्जिस्टिंग पीछे बच गए हैं 2 बंदे, उनके ऊपर सारी लाइबिलिटीज आ जाएगी डेट्स की। एक तो वो उधर से होगा। अब डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कैजुअल वैकेंसी हो गई है और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी कम हो गए हैं, तो अब जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं वो फिल करेंगे इस कैजुअल वैकेंसी को, और जो बंदा आएगा वो फॉर द रिमाइंडर ऑफ पीरियड, वो पिछले टाइम के लिए, बाकी टाइम के लिए रहेगा। तो रिमाइंडर ऑफ पीरियड क्या होगा भाई, 3 साल के लिए होते हैं ना, तो ये 30 अक्टूबर को 18 को अगर बना था, तो अब 3 साल कब पूरे होंगे, 19, 20, 21, 30 अक्टूबर तक। तो अब जो भी बंदा आप चूज़ करोगे, लेकर आओगे कैजुअल वैकेंसी के तौर पर, वो 30 अक्टूबर 2021 तक वो डायरेक्टर रहेगा, अनलेस वो छोड़ जाए, ठीक है जी। बात आई समझ। क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों ने भाई करना है, ठीक है, ये अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 में नाम बताता हूँ, गोल्ड फिश लिमिटेड, गोल्ड फिश लिमिटेड वाला प्लीज़ आप लोगों ने करना है, और ये असाइनमेंट आपने जमा करवानी है। इसको करके वो उसी तरह स्कैन करके आपने लिखना है फाइल का नेम असाइनमेंट 1, ठीक है, और ये आप लोगों ने वहाँ पर जहाँ पे आप अपने टेस्ट अपलोड करते हैं सॉल्व करके, वहाँ पर भी आपने लिखना है, प्लीज़ इसको लाजमी करना है। ये क्रक्स है जितना अभी तक हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, जो नहीं समझ आएगी मैं हूँ अवेलेबल, आप पूछें मेरे से जितनी बार मर्जी पूछें, लेकिन प्लीज़ ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ये पूरा क्रक्स है आपका, मतलब कि आपका पूरा समराइज वे में आपका रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपने करना है, कल फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये आज ही करके रात 12 बजे तक असाइनमेंट 1 के नाम से आपने जमा करवाना है, ठीक है जी। कल फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। टिल देन टेक केयर।